हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। आज का जो हिंदी की क्लास है वो वर्णमाला पर होगी। ठीक है, आपको इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर हमारे जल्दी ही आपको मिल जाएगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि वर्णमाला क्या होता है। वर्ण क्या होता है? वर्ण होता है अखंडनीय मूल ध्वनि। ठीक है, वर्ण को और क्या कहते हैं? अक्षर भी कहते हैं। अखंडनीय मूल ध्वनि मतलब कि जिसके खंड ना किए जा सके उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर होते हैं और व्यंजन होता है। ठीक है, टोटल वर्णों की बात करें तो ये 52 होते हैं संख्या में। स्वर की बात करें तो स्वतंत्र मूल ध्वनि या स्वतंत्र मूल वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और इन्हें किसी की सहायता से नहीं जब बल्कि ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जाते हैं। ठीक है, स्वरों की जो संख्या है वो कितनी होती है? कुल 11 होती है। देखिए किसी किसी में आपको 13 भी मिलेगी। ठीक है, जिसमें अंग और आहा भी जोड़ लिया जाता है। अंग आहा इसलिए नहीं स्वरों को शुद्ध रूप से जोड़ा जाता है क्योंकि ये व्यंजन में आते हैं, लेकिन हाँ होता क्या है कि ये स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है कि शुद्ध रूप से जो स्वर है वो कितने तरह के होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 11। व्यंजन की बात करें तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले यानी व्यंजन जो होते हैं अपने आप में स्वतंत्र नहीं होते। इनका जो उच्चारण है वो स्वरों की सहायता से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं। मात्रा के आधार पर स्वरों का विभाजन कितने रूप में होता है? तो मात्रा के आधार पर स्वर है जो है 3 रूप में विभाजित किए जाते हैं। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ठीक है, ह्रस्व स्वर मतलब कि जो बोलने में या उच्चारित करने में जिसमें कम सांस निकलती है, जैसे कि अ, ई, उ, री। ठीक है, दीर्घ स्वर जिसमें कि हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगे वो हमारे दीर्घ स्वर हो जाएंगे, बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा उ। ठीक है, संयुक्त स्वर उन्हें कहते हैं जो दो स्वरों की सहायता से बनते हैं, जैसे कि छोटा आ और ई मिलकर क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। बड़ा आ और ए मिलकर ए बन जाएगा। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ चुका होगा। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जीभ के प्रयोग के आधार पर, तो जीभ के प्रयोग के आधार पर भी ठीक है स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। अग्र जीभ, मध्य जीभ की सहायता से और पश्च जीभ यानी कि आगे जीभ की सहायता से बोले जाने वाले स्वर कौन कौन से होते हैं? ई ए। ठीक है, मध्य जीभ की सहायता से बोले जाने वाला आ, और पीछे पश्च मतलब पीछे हो गया, तो जीभ के पीछे के भाग का सहारा लेके जो स्वर निकलते हैं उन वो कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, ई, उ, ओ, औ और औ। ठीक है, मुख द्वार खुलने के आधार पर, तो मुख द्वार खुलने के आधार पर मतलब कि विवृत स्वर जिसमें कि पूरा पूरा मुंह आपका खुले। ठीक है, वो विवृत स्वर होते हैं जिसमें आता है बड़ा आ। ठीक है, अर्ध स्वर जिसमें आधा मुंह खुले, तो इसमें क्या आते हैं? ए ओ औ। ठीक है, इसके अलावा अर्ध जिसमें आधा मुंह बंद हो, ठीक है, ये हो गया ए ओ। और जिसमें पूरा मुंह पूरी तरह से मुंह जो बंद हो, क्लोज हो, ठीक है, उसमें कौन सा आएगा? ई उ ऊ। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। इसके अलावा स्वर के और भागों की बात करें तो ओष्ठ स्थिति के आधार पर यानी कि होठ की स्थिति के आधार पर जो है वो स्वर जो है 2 भागों में बांटे गए हैं। जैसे कि अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी मतलब व्रत मतलब क्या हो गया? गोला। ठीक है, अवृत्त मतलब कि जिसमें मुंह, आगे मुंह की बात करी गई है ना, मुख, जिसमें मुंह जो है मतलब जो आपके होठ है वो वृत्त रूप में ना हो, गोल ना हो। ठीक है, जिनको बोलने में, जिन स्वरों को बोलने में आपका जो होठ है वो गोल ना हो, तो वो कौन से स्वर होते हैं? जैसे कि बड़ा आ, ई, उ, ए, सॉरी बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ए। ठीक है, व्रतमुखी की बात हो गई तो जिसमें आपका मुंह व्रत के रूप में हो जाए या जिसमें आपके होठ जो है वो गोल हो जाए, तो उ ओ आ जब आप उच्चारित करोगे तो ये चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, अयोगवाह की बात करें तो अयोगवाह के अंतर्गत 2 स्वर आते हैं। कौन कौन से? विसर्ग स्वर और अनुस्वार स्वर। विसर्ग कौन से होते हैं? आहा, और अनुस्वार स्वर कौन सा होता है? अंग। ठीक है, क्योंकि ये नाक की सहायता से बोले जाते हैं। नाक की सहायता की बात हो रही है तो नाक की सहायता से अनुनासिक स्वर भी बोले जाते हैं, जिसमें कि चंद्र बिंदी ऊपर लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं निरुनासिक, जिन्हें मौखिक स्वर भी कहते हैं। तो निरुनासिक मौखिक स्वर वो होते हैं, मौखिक से आपको यहाँ पे स्पष्ट हो रहा होगा कि जिन्हें मुख से प्रभावित, ठीक है, जिसे जो मुख
के से प्रवाहित वायु के आधार पर जो स्वर बोले जाते हैं, ठीक है, उन्हें मौखिक स्वर कहते हैं। निरुनासिक मतलब जिन्हें नाक की सहायता से ना बोला जाए, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? आ, बड़ा आ और बड़ी ई। तो यहाँ पर ये जितने भी हैं ये स्वर के पार्ट्स थे, ठीक है। स्वरों को कितने आधारों पर और किन किन पार्ट्स के आधार पर, या जीभ के या होठ के या मुख के, ठीक है, आधार पर किस तरह से इनको बांटा जाता है ये आपको बताया। अब हम जानेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो मुख्यतः स्वर व्यंजन, सॉरी स्पर्श व्यंजन की बात करें, ठीक है, तो पहले हमने आपको बताया कि व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है, स्वरों की सहायता से इनका उच्चारण किया जाता है। व्यंजन सबसे पहले इनको 3 भागों में देखेंगे हम। पहले स्पर्श व्यंजन, अनस्थ व्यंजन और ऊष्म संघर्षी व्यंजन, ठीक है। तो स्पर्श व्यंजन जो होते हैं इनकी संख्या जो होती है 33 होती है। कौन कौन से वर्ग आते हैं इसमें? का वर्ग आता है, चा वर्ग आता है, टा वर्ग आता है, ता वर्ग आता है और पा वर्ग आता है, ठीक है। ये आपने बचपन में पढ़ा भी होगा कि, ठीक है, क ख ग घ ये सब पढ़ा होगा, लेकिन आज जो है बचपन से थोड़ा सा हट के आपको पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो ये व्यंजन है इनको किस किस तरह से और किन किन मतलब हमारे मुंह में किन जगहों में किन किन सहायता से इनको बोला जाता है, अब हमको इतना डिटेल में इसको जानने की जरूरत है। तो का वर्ग को देखा जाए तो क ख ग घ, देखिए ये पांचों जो वर्ग है ये तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आएंगे, लेकिन ये मुंह में किस कौन कौन से भाग से अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं यहाँ पर हम इनको जानेंगे। जिसमें से का वर्ग जो होता है ये कंठ की ध्वनि से, ठीक है, गला है जो ये कंठ की सहायता से जो है का वर्ग का उच्चारण होता है, ठीक है। उसी तरह से चा वर्ग जो है, जो हमारा तालु होता है, ठीक है, तालु की सहायता से ये बोला जाता है। देखिए अभी हम इस चैप्टर के एंड में आपको पिक्चर फॉर्म में ये चीज बताएंगे, कंठ कहाँ है, तालु कहाँ है और इसकी सहायता से कौन से जो है जो ये व्यंजन है इनका उच्चारण होता है, ठीक है। चलिए टा वर्ग की बात करें तो ये मूर्धन्य की सहायता से बोले जाते हैं, ठीक है। वहीं पर ता वर्ग की बात करें तो ये दंत यानी कि दांत की सहायता से बोले जाते हैं। पा वर्ग की बात करें तो ये ओठ यानी ओष्ठ लिखा है यानी ओ होठ की सहायता से ये बोले जाते हैं, ठीक है। अब हम आ जाएंगे अंतःस्थ व्यंजन में। तो अंतःस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? ये 4 होती है, ठीक है, 4 होती है। या रा ल व, अगर आपसे पूछा जाए अंतःस्थ व्यंजन कितने होंगे तो 4 होंगे, ठीक। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि तालु की सहायता से कौन सा बोला जाता है, कौन सा व्यंजन, तो आपको तालु की सहायता से 2 बोले जाते हैं, ठीक है, या और चा वर्ग, ठीक है, चा वर्ग और या हो जाएगा। वहीं पर मसूड़ा या दंत मूल के, ठीक है, सहायता से कौन से जो है वर्ण बोले जाते हैं, तो उसमें या और रा आ जाए, सॉरी रा और ला आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से दांत और ओठ यानी कि दांत और जिसमें होठ दोनों ही होंगे, उसकी सहायता से कौन सा वर्ण बोला जाएगा? वा वर्ण का उच्चारण होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो चारों वर्ण है ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सघोष के अंतर्गत आते हैं। अभी हम जानेंगे कि सघोष क्या होता है, ठीक है। सघोष के अंतर्गत और अल्प प्राण के अंतर्गत भी आते हैं। चलिए आगे हम बात करें ऊष्म संघर्षी व्यंजन की। तो जो घर्षण करने के, ठीक है, जो हमारे मुंह में जब जिनको बोलने से हमारे मुंह से एक मतलब गर्म हवा भी कह सकते हैं, या फिर ये कैसे कह सकते हैं कि इनके उच्चारण में घर्षण सा फील होता है, ठीक है, जबान का घर्षण फील होता है, घर्षण महसूस होता है, वहां पे क्या होता है? ऊष्म संघर्षी व्यंजन होते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? शा, स और हा, ठीक है। जिसमें से इनको हम और किस तरह से इन मतलब ये किसके अंतर्गत आ सकते हैं? तो सा जो है ये तालव्य यानी कि तालु की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा षटकोण वाला सा जो है ये मूर्धन्य की सहायता से, मूर्धन्य में देखिए और कौन से बोले जाते हैं? टा वर्ग भी बोला जाता है और यहाँ पे सा भी बोला जाएगा, ठीक है। उसी तरह से सा जो है मसूड़े की सहायता से बोला जाता है, ठीक है। हा जो है ये स्वर यंत्र होता है, ठीक है। और ये किसके अंतर्गत? ये सघोष महाप्राण के अंतर्गत भी आएगा। इसके अलावा श जो है ये अघोष महाप्राण के अंतर्गत भी आएगा। अब आप कंफ्यूज हो रहे सघोष और अघोष क्या है, अल्प प्राण और महाप्राण क्या है, ठीक है। चलिए हम आगे बताते हैं कि सघोष और अघोष क्या होता है। देखिए घोषत्व के आधार पर अगर देखा जाए तो व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है,
अघोष और सघोष। तो अघोष के अंतर्गत जो वर्ण है हमारे, जैसे कि का वर्ग हो गया, ठीक है, का वर्ग हो गया, तो उसका जो का और खा वर्ग होगा, ठीक है, उस वर्ग का जो का और खा वर्ण होगा वो क्या होगा, वो अघोष के अंतर्गत आएगा, यानी कि पहला दूसरा, ठीक है। जितने भी आपके ये वर्ग हैं, इन सभी वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण होगा वो हमारे अघोष के अंतर्गत आएगा। रिमेनिंग पार्ट यानी कि जो इसके अलावा जो बचेंगे, मतलब कि तीसरा, चौथा और पांचवा जो बचेगा वर्ग, वो किसके अंतर्गत आएगा, सघोष के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए, ठीक है, जिसमें झंझनाहट से फील होती है, ठीक है, जिसमें आपके बोलने से कम झंझनाहट हो वो सघोष होते हैं, और ज्यादा हो तो वो घोष होते हैं, ठीक है। अगर हम परिभाषा में देखें, लेकिन अगर हम सिंपल सा देखें, ठीक है, जहां पे क्वेश्चन पुट होता है तो अघोष के अंतर्गत पहला दूसरा और घोष के अंतर्गत तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। अघोष के अंतर्गत पहला दूसरा और सघोष के अंतर्गत तीसरा चौथा पांचवा, ठीक, भूलेंगे तो नहीं। चलिए, इसके अलावा घोष के सघोष सॉरी अघोष के अंतर्गत कौन कौन सा आता है, तो श श श आता है, ठीक है, सिंपल सा, पहला दूसरा श श श, पहला दूसरा श श श, और घोष के अंतर्गत तीसरा चौथा पांचवा, यानी कि हा यारा लावा, ठीक है, हा और यारा लावा, ठीक। अब हम आ जाते हैं प्राणत्व के आधार पर, मतलब जहां पे प्राणों की बात हो, प्राण की बात कैसे होगी, सांस की, सांस से जोड़ा जाएगा उसको, ठीक है। तो अल्प प्राण निकले, मतलब जहां पे आपको कम मतलब कम हवा निकले, मतलब कम प्राण निकले, मतलब कम जो है ताकत लगे जिन स्वरों को बोलने में, सॉरी जिन व्यंजनों को बोलने में, तो वहां पे क्या हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा। और जहां पे आपको ताकत ज्यादा लगे, जहां पे आपके मुंह से जो है हवा वो ज्यादा निकले, ठीक है, तो वह महाप्राण हो जाएगा। देखिए, अल्प प्राण तो 1 3 5, ठीक है, अल्प प्राण मतलब आप धीरे धीरे सांस ले लो, ठीक है, तो उछल उछल के वर्ड निकल रहे हैं, ठीक है, उछल उछल के वर्ड निकलेंगे तो 1 3 5, ठीक है, 1 3 5, ठीक है। इसके अलावा महाप्राण में 2 4, कौन कौन से, 2 4, ठीक है। तो अल्प प्राण में 1 3 4, 1 3 5, 1 3 5, याद रखिएगा। घोष में क्या होता है, लगातार हो गया, आपने 5 वर्ग, आप देखिए ये वर्ग में, जैसे कि ये वर्ग में 5 हो गए, ठीक है, 20 से काटा, पहला दूसरा अघोष हो गया, तीसरा चौथा पांचवा हमारा घोष हो गया, ठीक है। उसी तरह अब लेकिन महाप्राण में क्या होता है, आप इसको ऐसे कर लीजिए, ठीक है, पहला तीसरा पांचवा ये अल्प प्राण हो गया, दूसरा चौथा ये क्या हो गया, महाप्राण हो गया। अल्प प्राण के अंतर्गत यारा लावा भी आएगा और महाप्राण के अंतर्गत श श श ह आता है, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। इतना मैंने आपको इसलिए बार बार कंटिन्यू बोल रही हूं ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। चा वर्ग की बात करें तो इनको अलग से और क्या कहा जाता है, तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी ये कहे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा या वा की बात करें तो ये अर्ध स्वर के अंतर्गत भी आएंगे। रा की बात करें तो इनको लुंठित व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। ला की बात करें तो इनको पार्श्विक व्यंजन भी कहा जाता है। देखिए, ये जो है, ये जितने भी आपके स्वर और व्यंजन हैं ये रट्टाफिकेशन है, समझ लीजिए, ठीक है। जब तक आप इसको रटोगे नहीं, याद नहीं रहेगा, बार 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 आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। क्वेश्चन कैसे बनते हैं ये हम आपको आगे बताएंगे। अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो आगे जो प्रैक्टिस है उसमें भी आपको इसको रटवाया जाएगा, ठीक है। उच्छिप्त, अगर उच्छिप्त की बात करें जिनको द्विव्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं, ड़ा और ढा होते हैं, ठीक है। आगत यानी ग्रहित ध्वनियां कौन कौन सी होती है, जिसमें नीचे जो है बिंदी लगी हो, ठीक है, जैसे कि फ ज, ठीक है, ज से बन गया जमीन, ठीक है, जमीन ना बोल के क्या बोलेंगे, जमीन, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, आगत और ग्रहित ध्वनि के अंतर्गत आएगा, ठीक है। देखिए, यहां हम देखेंगे पिक्चर फॉर्म में कि किस तरह से स्वर और व्यंजन का जो है उच्चारण जो है मुंह के किस किस भाग से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मूर्धा, ठीक है, मूर्धा यानी मूर्धन्य कहते हैं जिसे, ठीक है, उसके आधार पर तो ये आप देख लें मुंह के बीच का भाग जो होता है इसको मूर्धा कहते हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से कौन से टा वर्ग, सा और री जो है इसका उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा तालु, तालु जो है ये पीछे का भाग होता है, ठीक है, तालु की सहायता से जिसे तालव्य भी कहते हैं, छोटी ई बड़ी ई चा वर्ग या और शा जो है इसका उच्चारण किया जाता है। इसके अलावा कंठ और तालु, ठीक है, यहाँ पे हम देख पाएंगे
कंठ और तालु, ये कंठ हो गया और ये हो गया हमारा तालु, ठीक है। इन दोनों की सहायता से जो बोले जाते हैं वो ए और ए बोले जाते हैं। इसके अलावा कंठ, ओनली कंठ, सिर्फ कंठ की बात हो रही तो कंठ की सहायता से आ, आहा, का वर्ग और हा वर्ग, ठीक है, हाँ सॉरी, हाँ, का वर्ग और हा, इसका उच्चारण होता है। इसके अलावा अगर हम नासिका यानी कि नाक की सहायता से बात करें तो नाक की सहायता से अंग, ड़, इया, ड़, न, म, इसका उच्चारण किया जाता है, ठीक है। दंत मूल की सहायता से रा और ला, ठीक है, ये हो गया हमारा दंत मूल, ठीक है, दांत के और मुंह के साथ, ठीक है, ये देख पा रहे हैं दंत मूल, ठीक है, तो ये रा और ला हो जाएगा। इसके अलावा सिर्फ दांतों की सहायता से, नीचे के दांतों की सहायता से, ये ऊपर का दांत था, ठीक है, ये नीचे की दांत की सहायता से त वर्ग हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा शाह का उच्चारण होगा, ठीक है। दांत और होठ दोनों की सहायता से, जब दोनों की सहायता से लेकर जो वर्ण निकलता है वो वा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिर्फ होठों की सहायता से जो बोला जाता है, ठीक है, इसे ओष्ठ ध्वनि भी कहते हैं, तो उ और पा वर्ग हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा होंठ और कंठ इन दोनों की सहायता से जो बोले जाते हैं ओ और ओ हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा जो है ये स्वर और व्यंजन दोनों का ही उच्चारण रूप आप देख रहे हैं कि कैसे और किस भाग की सहायता से कौन से वर्ण का उच्चारण होता। अब हम बात कर लेते हैं इनके आधार पर प्रश्नोत्तर कैसे कैसे बनेंगे। तो किस समूह के वर्णों का उच्चारण जो है स्थान मूर्धा से होता है, ठीक है, मूर्धा से होता है, तो वो कौन कौन से होंगे, ट, ठ, श और री, ठीक है। का वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। या, रा, ल, व व्यंजन कौन से होते हैं, तो ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। कौन सा स्वर जो है कंठ तालव यानी कंठ और तालु दोनों की सहायता से बोला जाता है, तो वो ए होता है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं, ठीक। च, छ, ज, झ और इया का उच्चारण होता है तो ये तालु की सहायता से होते हैं, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। इसके अलावा हम प्रैक्टिस आगे जब करेंगे तो और इससे संबंधित और किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, तो हमने बताया था कि जब उछल उछल कर निकले तो पहला, तीसरा और पांचवा क्या हो गया, अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या हो गया, दूसरा चौथा हो गया हमारा महाप्राण, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा, महाप्राण। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों को हमने बताया था 3 भागों में बांटते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। कौन कौन सा, कि हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर, ठीक है। जिसमें से हर्ष स्वर कौन से होते हैं, 4 हो गए, अ, ई, उ और ऋ, ठीक है। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अंग और आहा जो है इनका जो समावेश है वो स्वर में नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इनका जो प्रयोग है वो स्वर की तरह ही किया जाता है, ठीक है। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो स्वर तंत्रियों के आधार पर मैंने बताया था जिनमें मतलब आपके स्वर तंत्रियां ज्यादा झनकरित होती हैं उन्हें सघोष कहते हैं, सघोष को ही हम घोष भी कहते हैं, ठीक है, और जिसमें कम होती है वो अघोष होते हैं, ठीक। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर 2 भागों में सघोष और अघोष, तो अघोष के अंतर्गत पहला और दूसरा और सघोष के अंतर्गत तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा, ठीक। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, तो दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे तो उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, जो कि हमें उसके अंतर्गत आपको नहीं बताया था, ठीक है। प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से भी ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है। हर्ष स्वर होते हैं जिसमें कम टाइम लगता है, इसके बाद आ जाता है दीर्घ स्वर, ठीक है। दीर्घ स्वरों में हर्ष स्वर से ज्यादा समय लगता है और दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय जिनमें लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। इसका मार्क जो होता है यहाँ से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि जैसे कि बोला ओम, ठीक है, तो ओम में ये बीच में एस जैसा जो आकार हो जाता है यही जो होता है ये अधिक समय लेने की वजह से इसको इससे संकेतित किया जाता है, ठीक है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो जीवा के आधार पर 3 होते हैं, कौन कौन से, अग्र, मध्य और पश्च स्वर, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है, तो तालव्य की सहायता से इनका उच्चारण होता है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर,
ठीक है। इसके अलावा हमने आपको तीसरा भी बताया था, कौन सा, संयुक्त स्वर। ठीक है, संयुक्त स्वर। प्रीवियस ईयर में इस तरह से क्वेश्चन जो है इन्होंने जो है आयोग ने आंसर जो है ये 2 माना है। ठीक है, हम आपको ये बताते जा रहे हैं, जिस तरह से बुक में लिखा है वो मैंने आपको बताया था, और जिस तरह से इसमें मतलब आयोग ने जो मतलब लिया है वो भी हम आपको आंसर उसका बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो आयोग ने है 2 तरह के लिए हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, इन्होंने संयुक्त स्वर को इसके अंतर्गत नहीं रखा है। ठीक है, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद अगर करें तो उ, द, ठीक है, य और बड़ा आ, फिर न, ठीक है, और फिर अ। कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी व्यंजन है? तो ज जो है, सॉरी ज स्पर्श संघर्षी की बात हो रही, तो ज जो है ये हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा क, च, ट, त, प वर्ग। चलिए, कौन सा व्यंजन जो है पार्श्विक है? तो यहाँ बात किया था, पार्श्विक जो होता है र होता है और लुंठित जो होता है वो रा होता है। ठीक है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च संवृत स्वर होगा। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। और याद रखिएगा इसकी जो पीडीएफ है आपको क्लास के क्लास में कंप्लीट होने के बाद जितनी भी आपको पीडीएफ है वो अवेलेबल करा दी जाएगी। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा वो आप टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, और प्लीज शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी ये जो क्लास है ये पहुंचाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, थैंक यू क्लास, मिलते हैं अगली क्लास में।